को मेरा नमस्ते, मेरा प्रणाम। मेरा नाम है डॉक्टर चारू थपलियाल और आज आप सबके सामने हम लाए हैं हमारी एमबी पब्लिशिंग हाउस की एक लेखिका को, जिनकी किताब हाल ही में आपने देखा है हमारे प्लेटफॉर्म पर आई है, सेपियंस और स्थितप्रज्ञ। आज उस किताब की लेखिका हमारे साथ हैं, डॉक्टर अश्विनी मोकाशी। तो आज उनके ही मुंह से हम सुनेंगे कि अ, उन्हें ये आइडिया कहाँ से आया, सेपियंस और स्थित प्रज्ञा ये हैं क्या, ये चीजें, ये जो बड़े बड़े शब्द हम सुन रहे हैं ये एक्चुअली है क्या, इनके बारे में क्या शोध किया है इन्होंने, और उस शोध से इनको ऐसी कौन सी सीख मिली, ऐसा कौन सा ज्ञान मिला जो इन्हें लगा कि इन्हें हिंदी भाषी लोगों के साथ शेयर करना ही करना चाहिए, जिसकी वजह से ये इस किताब को, जो पहले ही इंग्लिश में उपलब्ध थी, अब ये इंग्लिश में लेकर के आई हैं। तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं आगे देखने के लिए, आप लोगों के साथ बांटने के लिए। लेकिन उस सबसे पहले मैं यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अश्विनी मुकाशी जी का। नमस्ते अश्विनी जी। नमस्ते। आपका सबको मेरा बहुत प्रणाम। बहुत मेरा प्रणाम आपको, और हम सभी का जो एमबी पब्लिशिंग हाउस से जुड़े हुए हैं, हमारे बाकी लेखक लेखिकाएं और हमारे जितने भी पाठक हैं, जितने हमारे रीडर्स हैं, वो सब बहुत ही एक्साइटेड हैं सुनने के लिए कि आप क्या कहना चाहती हैं अपनी इस किताब के बारे में, और हमें क्या बताना चाहती हैं। क्योंकि जो किताब में लिखा है वो तो हमें पता है, वो तो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन मम्म। जिसने किताब लिखी है उसके मन में वो कौन सी भावना आई, वो कौन सा विचार आया जिसकी वजह से ये किताब ने जन्म लिया और ये आज हम सबके हाथों में है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन हम शुरू से करेंगे। तो थोड़ा सा हमें अपने बारे में प्लीज आप बताएं अश्विनी जी, अपनी कहानी बताएं, और फिर उस कहानी से अगर आप जोड़ें कि ये इस किताब का जन्म कैसे हुआ मम्म। और ये आज हमारे हाथों में कैसे आई है। जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और एबी पब्लिशिंग हाउस का भी। तो इस किताब की कहानी तो बहुत सालों पहले शुरू हुई थी, जब मैं स्टूडेंट थी और मैं कुछ स्टोइक्स की लेक्चर्स सुन रही थी। तो मैं इस इंग्लैंड में पढ़ रही थी तब, किंग्स कॉलेज लंदन में, और मैं ये जो लेक्चर्स सुन रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जब भी मैं स्टोइक्स की फिलॉसफी के बारे में सुनती हूँ तो कुछ ऐसे लगता है कि जैसे कि मैं कुछ कुछ जानती हूँ, या तो कुछ गीता के शब्द सुन रही हूँ, या तो कुछ इंडियन फिलॉसफी के शब्द सुन रही हूँ। तो तब तो ये कुछ 92 की बात थी, और तब स्टोइसिज्म इतना पॉपुलर नहीं था। तो मुझे फिर सोचना पड़ा कि ऐसे क्यों लग रहा है कि ये मेरी निजी कुछ निजी विश्वास है मेरा, या सच में इनमें कोई समानता है। तो उसके बाद जब मैं 93 में वापस इंडिया चली गई, पुणे चली गई, तो मैंने गीता की पढ़ाई असल में शुरू करी, और संस्कृत में गीता पढ़ना शुरू कर दिया। तो तब मुझे पता चला कि वाकई इसमें बहुत सारी समानताएं दिख रही हैं। और वो मुझे बहुत अचरज की बात लगी कि इस पे किसी का ध्यान अभी तक इस तरह से नहीं दिया गया था, जैसे कि मुझे लग रहा था। तो मुझे लगा कि ये अच्छा टॉपिक रहेगा, और उस पर थीसिस में, वैसे भी पीएचडी की स्टूडेंट थी, फिलॉसफी में पीएचडी कर रही थी, तो दोनों भाषाएं भी जानती थी थोड़ा बहुत। तो मैंने सोचा कि उस पर थोड़ा गौर करते हैं। लेकिन ऐसे सोचते सोचते कुछ 10 साल गुजर गए, और इसके बाद ये सब रिसर्च खत्म हुआ। और हम्म। जैसे कि मैंने कहा, तब इतना ये पॉपुलर नहीं था। तो मुझे कोई एक गाइड, मतलब कोई एक गाइड ऐसा नहीं मिला कि जिसको संस्कृत में और ग्रीक में दोनों में रुचि है, और दोनों फिलॉसफी में भी बहुत रुचि है। तो कुछ 5-6 अलग अलग लोगों के साथ मैंने काम किया, बहुत सारी चर्चाएं की, और उसके बाद मेरा थीसिस खत्म हुआ। और फिर मैंने वैसे एकेडमिक काम छोड़ दिया था बहुत सालों के लिए, और मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रही थी। लेकिन उसके दरमियान मुझे ये थीसिस और ये जो सब अवधारणाएं हैं, वो इतना मुझे उन्होंने पकड़ के रखा था कि वो जब मैं रिसर्च कर रही थी तभी मैं ऐसे लोगों से जाके बात करती थी कि क्या आपको लगता है कि इसको लेके हम हमारे प्रॉब्लम्स कोई सुलझा सकते हैं। तो अगर कोई मुझे आके कहता था कि मुझे ये समस्या है,
तो मैं तो बहुत खुश होती थी और मैं कहती थी अच्छा ठीक है, हम इसका इस्तेमाल करके देख लेते हैं कि कुछ हमें बदलाव आ सकता है क्या, कुछ हमारी समस्याएं सुलझ सकती है क्या। तो ऐसे करते करते मेरी पूरी प्रैक्टिस बन गई कि फिलोसॉफिकल काउंसलिंग जिसे आज हम कहते हैं या उसके नाम से जो जानी जाती है, तो वो प्रैक्टिस कुछ इस रिसर्च के दरमियान शुरू हुई थी। और शुरू शुरू में तो मैं बस हम उम्र के लोगों के साथ बात करती थी कि हमारे प्रॉब्लम्स बिल्कुल सिंपल होते थे कि किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है या किसी को अपने रिश्तेदारों से कोई समस्या है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये प्रैक्टिस इतनी बदल गई और इतनी डेवलप हो गई कि बहुत अच्छे अच्छे मतलब बहुत इंटेंस प्रॉब्लम्स भी मुझे सुलझाने का मौका मिल गया। तो जब मैं वो कर रही थी तब मुझे लगा कि ये जो सब रिसर्च मैंने की हुई है वो एक पुस्तक की रूप में या एक बुक करके पब्लिश होनी चाहिए। तो एकेडमिया में जाने का वैसे कोई खास इंटेंशन तब नहीं था, लेकिन ये सोचकर कि ये जो सब काउंसलिंग के अभ्यासक हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा, ऐसा सोच के वो हमने बुक इंग्लिश में पब्लिश की थी। और उसका पहला व्याख्यान मैंने टॉक भंडारकर इंस्टीट्यूट में दिया था पुणे में। और तब से लेके इट्स लाइक कुछ कुछ बदल गया और एकेडमिक लोगों को भी उसमें बहुत रुचि होने लगी और जो काउंसलिंग करने वाले लोग थे उनको भी बहुत उसमें रुचि होने लगी। तो ऐसे करके वो बस बढ़ता गया। और मैं जब दिल्ली में जाती हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे हिंदी भाषिक लोग हैं, तो उनसे बातें करती हूँ अपने बुक के बारे में। तो वो भी कहते थे कि हमें हिंदी में पढ़ना इसको अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग मैं जिनको जानती हूँ वो अंग्रेज़ी नहीं पढ़ते हैं और वो बिल्कुल सीधे साधे जॉब्स करते हैं, जैसे कि कोई ड्राइवर है या कोई कुक है या या फिर दुकानदार है। और ऐसे लोगों से मेरा ताला क्यों पड़ता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत आदत है कि बाजार में भी कोई मिल जाए ना तो उससे मैं बात कर लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमें आपकी किताब पढ़ने का बड़ा मन है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर सोचते हैं इसके बारे में। और फिर बाद में हाल ही में मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदी व्याख्याता के रूप में मैं यहाँ पढ़ाने लगी। तो मैं सोच रही थी कि वैसे हिंदी साहित्य देखा जाए तो उसमें दार्शनिक लेखन बहुत कम हो रहा है आजकल, और उसको भी लेकर मैं चिंतित थी कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि लोगों को अच्छी किताबें लिखनी चाहिए उसमें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम हिंदी में इसका भाषांतर करें और फिर ये एक साहित्य के माध्यम में भी लोगों को ये किताब पढ़ने में शायद अच्छा लगेगा। तो जैसे कि आप जानते हो क्योंकि आप भी इस जर्नी में मेरे साथ रहे हो, तो ऐसा ऐसा कुछ हमने सोचा था पहले कि ये इस तरह से लिखा जाए कि कोई भी पढ़ सके, या इस तरह से लिखा जाए कि जो साहित्य के साथ साथ भी वो हम्म। उसका प्रेजेंटेशन हो सके। सो ऐसे करके वो किताब का जन्म हुआ। मैं पुणे से हूँ तो पुणे में भी लोग मुझे बहुत पूछते हैं इसके बारे में, क्योंकि मैंने एक बार लोक सत्ता में ओपेट आर्टिकल लिखा था मराठी में। तो तब से हम्म। वहाँ से भी थोड़ी चर्चा चल रही है कि इसका मराठी में भी हम भाषांतर कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से कि थोड़ी ये कॉन्सेप्ट यूनिक है, क्योंकि इस तरह से कंपेरेटिव फिलॉसफी जिसको दो एंशंट कल्चर्स को कंपेयर किया है वो बहुत कम नज़र आता है। और इसका इसका तात्पर्य ये है कि ये जब हम सोचते हैं कि इतनी सारी विचारधाराएं समान हैं दोनों हम्म। कल्चर्स में, तो कुछ तो अभी हमें इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि अभी हम जो इस तरह के ग्लोबलाइज विलेज में रह रहे हैं जहाँ के आप किसी भी शहर जाओ वहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग देशों से आते हैं, और फिर उनकी विचारधाराओं में अगर कोई भी समानता ना हो तो वो इकट्ठा नहीं रह सकते ना।
तो हम बहुत सारे लोगों के साथ अभी इकट्ठा रहते हैं जो बहुत अलग अलग तरीके के विचार करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हमें समान क्या है। तो मेरे ख्याल से कि जब हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि ये रिसर्च है जिसमें बहुत सारी समानताएं नज़र आती हैं और कुछ अंतर भी है, ऐसी कोई बात नहीं कि सब कुछ एक जैसा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसको लेके लोगों में थोड़ी जान आ जाती है। उनको लगने लगता है कि हम्म। हाँ, ये इसका भी विचार हम कर सकते हैं। नहीं, आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया अश्विनी जी। और बहुत ही जो मुझे रोचक लगी एक बात वो ये थी कि आपने ये बोला कि आप चाहती थी किताब ऐसे लिखी जाए या ऐसे लोगों तक पहुंचाया जाए कि हर कोई इसे पढ़ पाए। क्योंकि हमारे मन में एक अवधारणा होती है कि दर्शन या आध्यात्मिकता ये चीजें सिर्फ कुछ चंद लोगों के लिए है या समाज के एक समूह के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। जी जी। या। क्योंकि हर कोई अध्यात्म के लिए एक एलिजिबल कैरेक्टर है, क्योंकि अध्यात्म का मतलब अधिआत्मा, आत्मा की तरफ जाना। वो एक कॉमन फैक्टर है। जैसे आप कॉमन फैक्टर की बात कर रही थी, तो वो एक समानता है कि हर इंसान आध्यात्मिक है अपनी ही प्रकृति से। और अगर दर्शन भी देखा जाए तो भारतीय दर्शन भी ऐसा है कि हर किसी के लिए वो एक पढ़ने वाली और उसमें शोध करने वाली कुछ ना कुछ ऐसी फैक्टर्स हैं जो हर किसी के लिए आ सकती हैं। जी आपसे मैं बिल्कुल। अनुरोध करना चाहूंगी कि ये जो दो शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं, सेपियंस और स्थितप्रज्ञ, अगर आप 1 या 2 मिनट में एकदम सरल भाषा में हमें बताएं कि क्या है उन लोगों के लिए जिन्हें शायद ये पहली बार सुन रहे हो, ये जी दोनों जी क्या चीजें हैं, जी। तो उनके बारे में ऐसे थोड़ा बताएं। दोनों का मतलब अलग अलग होने के बावजूद उनका मतलब एक ही है। जैसे कि सयाना व्यक्ति और सयानी पर्सनालिटी जो योगी या ऋषि जैसे लोग होते थे ना हमारे पूर्वजों में, तो उनकी तरह कुछ ये लोग होते हैं। तो स्थित प्रज्ञा ये जो कॉन्सेप्ट है या हिंदी में स्थित प्रज्ञा, ये तो संस्कृत शब्द है और वो भगवत गीता में उसका इस्तेमाल बहुत हुआ है। तो भगवत गीता की जो कॉन्सेप्ट है कि स्थित प्रज्ञा, वो सेकंड चैप्टर में आती है, दूसरे अध्याय में। तो मैंने वहीं से उसका जिक्र लिया है, तो इसलिए मैंने वही टर्म रखी। और सेपियंस का मतलब है अगेन वाइस पर्सन। और वाइस पर्सन जैसे कि सोक्रेटिस को वाइस पर्सन माना जाता था। और ये सेपियंस ये जो टर्म है वो लैटिन टर्म है। और हम लोग होमोसेपियंस के बारे में बहुत सुनते हैं। तो होमोसेपियंस का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग, कि कोई भी व्यक्ति। लेकिन जब सेपियंस बाय इटसेल्फ जब आता है तो उसका मतलब होता है कि ज्ञानी व्यक्ति। हम्म। और ये हमें थोड़ा बताएं कि क्या इस किताब को पढ़ने की कोई उम्र है, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोग पढ़ सकते हैं या 60 साल से ऊपर के लोग पढ़ सकते हैं? क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि हम एक अवधारणा हमारे मन में है, एक ये प्रचलित है इस तरह की एक विचारधारा की जो आध्यात्मिक चीजें हैं, दार्शनिक चीजें हैं, वो आप बूढ़े हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, जब जीवन में आपके काम का प्रेशर नहीं है, बच्चों का प्रेशर नहीं है, तब आराम से बैठ के तब करिए दर्शन, तब करिए अध्यात्म। तो क्या आप भी ऐसा समझती हैं या थोड़ा बताइए दर्शकों को इसके बारे में। मेरे ख्याल में तो 15 बरस का बच्चा भी ये पढ़ सकता है, क्योंकि 15 बरस तक आपकी मेंटल डेवलपमेंट हो जाती है। और उसके बाद तो हम सोचने लगते हैं जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में जो हमने पहले नहीं सोची थी। और उस समय ही हमारी थोड़ी जो जीवन से कुछ चैलेंजेस वगैरह करने की शक्ति जो बढ़ती जाती है वो साधारण उस समय होती है। तो मेरे ख्याल में कोई भी मतलब उससे कम वाले बच्चों को तो मैं नहीं कहूँगी कि पढ़ो। जी। लेकिन जब भी आपको लगता है कि हम अब कुछ बन गए हैं और हमें अपनी अपनी समस्याएं खुद सुलझानी है, हम्म। तब आप बिल्कुल इस बुक के पाठक बन सकते हैं। जी। और ये थ्योरेटिकल बात नहीं है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है आपने मुझे बताया था कि आपकी बेटी ने
ये किताब पढ़ी थी, जब वो भी शायद जी अपने टीनेज के सालों में ही थी। तो ये जी जी एक प्रैक्टिकली आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा है। जी जी और हाँ, इसे पढ़ सकते हैं कोई भी, जैसे यहाँ पर बोला अश्विनी जी ने कि 15 साल से ऊपर के उम्र के बच्चे या उससे कम भी, अगर इस तरफ रुझान है उनका, इस तरफ के इस तरह की थीम्स पर, इस तरह की किताबों में, तो जरूर आप पढ़ सकते हैं। आपको वेट नहीं करना है कि एक दिन आप रिटायर हो जाएंगे और तब आप इस तरह की किताबें खोलेंगे, पढ़ेंगे। और यही हमारा प्रयास रहता है कि आप लोगों तक इस तरह की हम किताबें जो हैं वो लेकर के आए, ताकि हर फॉर्मेट में जो आपके लिए सुविधाजनक हो, चाहे वो ई बुक हो, पेपर बैक हो, जैसे भी हो, लेकिन आप पढ़ें इन किताबों को। तो हमारे पब्लिशिंग हाउस का भी यही प्रयास रहता है, आप लोगों तक हम नई किताबें लेकर के आए, नए लेखक लेखिकाएं लेकर के आए। अश्विनी मैम आज हमारे साथ जुड़ी हैं ऑल द वे फ्रॉम द यूके। तो हम चाहते हैं कि दुनिया भर से जितने भी लोग हैं जिन्होंने शोध किया है अम, अध्यात्म के गहरे पहलुओं पर, भले ही वो भारतीय हों या वो अंतर्राष्ट्रीय हों, वो ग्लोबल हों, लेकिन उन पहलुओं के बारे में हम दोबारा बात करना शुरू करें, चर्चा करनी शुरू करें। और इन किताबों के माध्यम से, जैसे सेपियंस और स्थित प्रज्ञा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि अभी अश्विनी जी ने बहुत ही समय की पाबंदी होने के कारण बहुत ही कम शब्दों में समझाया कि क्या है, लेकिन ये किताब इतनी गहरी है कि आप जब इसे पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जब मैं इस किताब का अनुवाद कर रही थी अश्विनी जी, तो अ, आगे बढ़ने का मन नहीं करता था, क्योंकि आप एक लाइन पढ़ें और वो एक लाइन इतनी गहरी होती है। और जो अनुवाद है, जो ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है, जो मैम ने भी लिखा है इंग्लिश में, वो एक एक शब्द इतना गहरा होता है। क्योंकि सेनेका जो दार्शनिक हैं, जिन्होंने सेपियंस के बारे में हमें बताया है, या स्थितप्रज्ञ है जो गीता में हमें श्री कृष्ण के मुंह से हमें सुनाई दिया है ये शब्द, और उसका व्याख्यान हुआ है, इतने गहरे टर्म्स हैं कि हर एक सेंटेंस के बाद आपको लगता है थोड़ा इसके बारे में विचार किया जाए, इसको अच्छे से, इसका जो है वो टेस्ट सेवर किया जाए, धीरे धीरे इसे हमारे पूरे जो हमारी बीइंग है उसमें उतारा जाए, और फिर उसका असली आनंद जो होता है वो आपको मिलता है। तो बहुत ही अच्छी किताब है। लेकिन ऐसी किताब है, मैं कहूंगी कि आप इसको धीरे धीरे स्वाद लेकर के जितना पढ़ें, अपना समय लेकर के पढ़ें, इसके बारे में सोचें, चिंतन करें, उतना ज्यादा ये आपको बेनिफिट देगी। क्या मेरा इसका एनालिसिस सही है अश्विनी जी? जो मुझे मुझे आपने मिला है इस किताब को पढ़ करके, मुझे ऐसी ही एक भावना आई इस किताब को पढ़ करके। जी जी आपने तो बहुत ही सुंदर भाषा में और बहुत अच्छी तरह से समझाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। कुछ ऐसे शब्द जो आप बोलना चाहती हैं किसी पाठक के लिए, या कुछ ऐसे इंकरेजमेंट आप देना चाहते हैं किसी पाठक को कि वो ये किताब पढ़ें, तो जरूर, अभी प्लेटफॉर्म आपका ही है, प्लीज। जी, मुझे लगता है कि मैंने ये कोशिश इसमें ज़रूर की है कि जो भी ये बहुत गहरी कला संकल्पनाएं हैं उनको जितना सिंपल तरीके से समझाया जा सके उतना मैंने प्रयास किया है। और इस तरह से ये सब कुछ रिसर्च दर्शाया है कि जो हम खुद समझ सकें। जैसे कि इस तरह के प्रश्न हमने इसमें प्रश्नों पे हमने इसमें चर्चा की है। जैसे कि कोई स्थित प्रज्ञ कैसे बन सकता है, कोई बन भी सकता है या नहीं बन सकता है। अगर हमें कुछ बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं या इस तरह की नेगेटिव भावनाएं हैं जो हम जल्दी में उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते और फिर हमारा जीवन बहुत दुखी हो जाता है। तो उसके बारे में गीता ने क्या कहा है या सेनेका ने क्या कहा है, और किस तरह से हम उनको थोड़ा सुलझा सकते हैं, किस तरह से हम दूसरे लोगों को जान सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को जान सकते हैं, और किस तरह से हमें रहना चाहिए जिससे हमारा जीवन थोड़ा आसान हो जाए और सुखी हो जाए। और इसमें ये भी हमने देखा है कि सुख का मतलब क्या है, किसको हम सुख कह सकते हैं और सुखी कैसे बन सकते हैं।
तो ये बस थोड़ा बहुत सुखी बनने का तरीका जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया था, तो उसको हमने थोड़ा मॉडर्न रेटरिक में प्रेजेंट किया है कि आधुनिक समाज में हम वो किस तरह से समझ पाए, इसके बारे में हमने थोड़ा कुछ विचार प्रदर्शित किया है। तो होपफुली आपको ये अच्छा लगे और इसको पढ़ के आपको भी ऐसा लगे कि हम अपने जीवन में भी कुछ बदलाव ला सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है अश्विनी जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लिफ हैंगर पर हमें छोड़ दिया है कि सुख क्या है और सुखी कैसे रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इस रहस्य का पता हमें चल गया तो आधी प्रॉब्लम्स जो हमारी हैं वो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि आफ्टर ऑल यही एक चीज है जिसके लिए हम दिन रात प्रयत्न करते रहते हैं कि खुश कैसे रहें, खुश कैसे रहें। और जो मुझे समझ में आया इस पूरी कॉन्वर्सेशन से, और अभी यही एक विचार मेरे मन में उमड़ा कि हम स्कूल जाते हैं तो हम पढ़ना लिखना सीखते हैं तो हम पढ़ाकू बनते हैं, फिर हम काम पर जाते हैं तो हम काम करना सीखते हैं, काम के तौर तरीके सीखते हैं, हम कामकाजी बनते हैं, लेकिन ज्ञानी कैसे बने और कहाँ बने, ये हमें कोई नहीं सिखाता, ये हमें कोई नहीं बताता। तो उसके लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा जैसे आपने कहा, और उसके लिए जो हमारे गुरु हैं वो हमारे अंदर ही हैं, क्योंकि आध्यात्म का मतलब अपने अंदर के गुरुओं को खोजो और देखो कि वो क्या आपको ज्ञान देना चाह रहे हैं। साथ साथ में जब इस तरह के मास्टर्स को आप गुरुओं को पढ़ते हैं, श्री कृष्ण को आप पढ़ेंगे, सेनेका को आप पढ़ेंगे, तो वहां से जो ज्ञान हमें मिलेगा उसी को जब हम आत्मसात करेंगे तो हम ज्ञानी बनेंगे धीरे धीरे। तो केवल स्कूल की पढ़ाई, कामकाज की पढ़ाई, लेकिन जीवन की एक जो पढ़ाई है जो हमें ज्ञान देती है, असल में वही है जो अंत में हमें सुख के रास्ते पर ले जाएगी। तो ये जो आज हमारी छोटी सी बातचीत थी अश्विनी जी के साथ, उससे मुझे ये समझ में आया, और आशा करती हूँ कि जितने यहाँ पर हमारे एमबी प्रकाशन के जितने पाठक हैं या जो नहीं भी है, अश्विनी जी की किताब के बारे में अगर आपको पहली बार पता चला है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इसे एक बार एक मौका जरूर दें, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, जैसे मैम ने बोला, ये सारी चीजें हैं हम सबके जीवन में कभी ना कभी आती हैं। हार्ट ब्रेक होता है, कई बार पैसे की तंगी होती है, नौकरी चली जाती है, या हम सोचते हैं कि बच्चे मेरे हैं या नहीं, किस हद तक बच्चों को अनुशासन में रखा जाए, नहीं रखा जाए, या मेरे प्रियजन हैं, किसी की मृत्यु हो गई, तो ये कुछ ऐसी चीजें जो हर किसी के जीवन में आती है, उनको हम कैसे समझें, उन सिचुएशंस को, उन सर्कमस्टांसेस को। अगर कोई ऐसी चीज होती है जो हमें बुरी लगती है, कोट अनकोट अगर मैं कहूँ, क्योंकि अच्छा बुरा तो फिर वही है जैसे हम उसे देखते हैं, लेकिन कोई कुछ अगर ऐसी चीज होती है जो हमें लगता है कि हमारे साथ बुरी हुई है, तो हम उससे कैसे उभरें, सुख की तरफ कैसे जाएं। तो जो यहाँ मास्टर्स हैं, सेनेका और कृष्ण जी, उन्होंने क्या कहा है इस टॉपिक पर कि ज्ञानी व्यक्ति कैसे बने, इसके ऊपर कैसे उठें और सुख की प्राप्ति कैसे करें, उसका पूरा व्याख्यान इस किताब में किया गया है। और जैसे अश्विनी जी ने बताया कि बहुत सालों के शोध के बाद, ऐसा नहीं है कि एक दिन ये बैठी और इन्हें कुछ विचार आया, इन्होंने 2 किताबें पढ़ी और किताब लिख दी, नहीं, ये बहुत लंबे गहरे, ना सिर्फ मैं कहूंगी कि अकादमिक, लेकिन आध्यात्मिक शोध के बाद जो इनका पूरा अनुभव रहा, स्व अनुभव रहा इन दोनों चीजों के बारे में, और साथ ही साथ जो इन्होंने जो ग्रंथों में जो पढ़ा, उस सब का शोध करके ये एक निचोड़ उन्होंने निकाला है हमारे लिए। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि आप उनकी किताब जरूर पढ़ें, और किताब को पढ़ने के बाद अगर कोई भी प्रश्न हो, या अगर किताब के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हो, उन टॉपिक्स के अंदर और गहराई से जानना चाहते हो, तो अश्विनी जी को या हमारे प्रकाशन पर जरूर संपर्क करें, क्योंकि हम यहाँ पर आपके साथ इस जर्नी में साथ हैं। तो इसके साथ अश्विनी जी, कुछ आपके अंतिम शब्द हैं हमारे पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए, जाने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका एक 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 मैसेज जो आप देना चाहें इस किताब से हर किसी के लिए, वो एक क्या मैसेज रहेगा? बस यही कि मुझे बहुत खुशी होगी कि इससे अगर आपकी कोई मदद हो सकती है तो मुझे खुद अपने जीवन में इसकी बहुत मदद हुई है, और इसके बिना तो मेरा जीवन शायद बहुत ही घटिया रहता शायद, क्योंकि इतना मैंने कुछ सीखा है इससे। हम्म।
और जी। हम सब लोग हमेशा गलतियां तो करते ही रहते हैं, लेकिन हुँ। उसमें से भी निकालने के लिए इन शब्दों का बहुत सहारा मिलता है। जी, नहीं, अश्विनी जी ने कितनी अच्छी बात कही कि गलतियाँ तो हम सभी करते हैं जीवन में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे गलती ना हुई हो। लेकिन उस गलती से आपने क्या सीखा, उस गलती से आप आगे कैसे बढ़े और ये सब होते हुए भी सुख में कैसे रहे। तो ये अगर आपने सीक्रेट इस बात का जान लिया तो मुझे लगता है काफ़ी जीवन की हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने आप ही रिज़ॉल्व हो जाएँगी। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है फ्रेंड्स अगर मैं आपको पर्सनली भी बताऊँ तो क्योंकि मैंने ये किताब पढ़ी है, मैंने इसका अनुवाद किया है। ये किताब सामने है अश्विनी जी के। इसका ई-बुक वर्ज़न भी मौजूद है। जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पर आप ये देख रहे हैं इस इंटरव्यू को या इसकी क्लिप्स को वहाँ पर सारी डिटेल्स दे दी जाएँगी, तो ज़रूर जाकर के इस किताब को एक मौका ज़रूर दें। मैं कहूँगी आपको नहीं पता किस किताब में आपके लिए एक उम्र भर का दोस्त छुपा हो, तो शायद ये वो किताब हो जो आपकी उम्र भर की दोस्त बन सके, लेकिन उसके लिए आपको इसको एक मौका देना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अश्विनी जी का कि उन्होंने एमबी पब्लिशिंग हाउस को चुना, उनकी इस जर्नी में उनका साथ देने के लिए। आशा करती हूँ आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगी एमबी पब्लिशिंग हाउस के साथ? जी, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरी आपसे और पल्लवी जी से मुलाकात हुई, चारू जी। और आप दोनों ने इतना मुझे इसमें सपोर्ट किया है। और जब तक मैं आपसे नहीं मिली थी तब तक तो मेरा अनुवाद करना बहुत ही धीमी गति से हो रहा था, लेकिन आपकी आपकी सहायता से वो बहुत जल्दी हो पाया। और मुझे बहुत खुशी है कि ये किताब आज सबके लिए उपलब्ध है। नहीं, थैंक यू अश्विनी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि कहते हैं सज्जन संगति ही आपको आध्यात्मिक पथ पर आगे ले जा सकती है। तो सज्जन ऐसा मेरा मानना है, सज्जन और कोई नहीं लेकिन वो हैं जो अपने भीतर झाँकते हैं और जो हमेशा बेहतर बनने की राह पर चलने के लिए अग्रसर रहते हैं। तो इस तरह के सज्जन लोग अगर आपसे जुड़ें तो आपका कोई भी काम हो, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफ़ेशनल हो, मुझे लगता है उसकी गति बढ़ जाती है, जैसा अश्विनी जी ने कहा। तो आपका ही नहीं, ये हमारा भी सौभाग्य था क्योंकि ये किताब थी जो भारत के दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए अभी तक उपलब्ध नहीं थी और हमारे कुछ महीने साथ में काम करने से, हमारी ऊर्जाओं को साथ में मिलाने से अब ये सबके लिए उपलब्ध हो गई है। तो ये हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है और आशा करते हैं कि इस तरह से जब लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, इस किताब को पढ़ेंगे, जब उनके और सवाल आएँगे तो हम सबको इकट्ठा करें और आपसे इस तरह से एक और हमारी बातचीत हो, एक गुफ्तगू हो, मुलाकात हो, जिसमें हम जी, लोगों के सवाल-जवाब लेकर के आएँगे और आपसे भी जो आपका अनुभव रहा है, किताब के प्रकाशन में आने के बाद आगे कैसे आपकी जर्नी रही है या बाद में आपको क्या ऊर्जा मिली है उससे, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। आज के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए ज़रूर। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, अश्विनी जी। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद।